वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज ए स्लाइम ओएडी का एपिसोड 1। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने ईयरबड या ईयरफोन का इस्तेमाल करने, अगर ऐसा नहीं किया तो ये मत कह देना कि मैंने आपको पिटवा दिया। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बैकग्राउंड में रिमुरु की वॉइस सुनाई जाती है जो कह रहा था, यह वही गुफा है जहाँ पहले स्टॉर्म ड्रैगन बेल्डोरा रहता था। अब यह गाबेरू और बाकी लिजर्ड मैन का घर और वर्क प्लेस है। उसी वक्त उस गुफा में हम गाबेरू को देख पाते हैं जो अपने साथियों को बता रहा था, देखो हिपोकोटे जड़ी बूटी का जो पौधा मैंने उगाया था वह उन सब में सबसे बड़ा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो तीनों उसकी तारीफें करते हुए कहने लगे थे, ये हमारे महान सर गाबेरू हैं, सच में आप कमाल के हो गाबेरू सर। अपने चेलों की ऐसी बातों को सुनने के बाद गाबेरू फ्लैक्स मारने में पीछे नहीं हटता। इसी के साथ रिमुरु अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहना शुरू करता है, गुफा के दूसरे कोने में बेस्टा दिन रात हर तरह की मेडिसिन बनाने में जुटा रहता है, लेकिन एक स्लाइम की बॉडी में रहना चीजों को आसान बना देता है। और जब मैं इंसानी रूप को ले लेता हूँ तो मैं स्वादिष्ट खाने का स्वाद ले पाता हूँ। लेकिन तुम जानते हो बेस्टा कुन, मेरा मन है कि मैं बस आराम से थोड़ी देर सो सकूं। आप ये सुनने के साथ बेस्टा का कहना है, जब आप ये कहते हैं तो आपको इतना प्राउड फील होना चाहिए। वैसे चलो ठीक है, मुझे बस एक पल दो। जो सब कह लेने के बाद वो एक जुगाड़ू आइटम लेने के लिए चला जाता है ताकि वो चैन से सो सके। अब ये देखकर रिमुरु खुश होने के साथ अपने मन में कहा कि उसके ताने भरे जवाब के बावजूद बेस्टा के पास मेरे लिए बिल्कुल सही चीज थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हम उसके हाथ में एक मेडिसिन शीशी देख पाते हैं और वो उसे देखते हुए कहता है कि पैसा किसे हासिल करने के लिए मुझे उसे लगभग मजबूर ही करना पड़ा, लेकिन इसे तुम स्लीपिंग ड्रग कह सकते हो। यहाँ तक ये चीजों को भी बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखाती है। वैसे वेस्टर ने कहा कि उसने अभी तक अपनी टेक्निकल टेस्टिंग पूरी नहीं की है, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो ग्रेट सेज मेरी मदद करेगी। सीधे अल्फाजों में कहे तो जो रिमुरु मेडिसिन लेके आया है उसकी अभी तक टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है। इसी चीज का की ओर देते हुए ग्रेट सेज कहने लगे, क्या मैं इस पॉइजन का असर खत्म कर दूं? अब ये सुनने के साथ रिमुरु उसे मना करने के साथ कहता है कि अरे नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। खैर जो भी हो, मैं बस इसे आजमा कर देखना चाहूंगा। जो सब कहने के बाद उसने वो ड्रग खा ली थी, जिसकी वजह से वो शराबी की तरह झूमने लगा और वो झूमते झूमते नीचे गिर जाता है। साथ ही साथ वो गहरी नींद में जा चुका। तब ये बैकग्राउंड में हमें रिमुरु की वॉइस सुनाई जाती है और फिर काफी अरसे बाद मैंने एक सपना देखा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिमुरु जागने के साथ कहता है कि मैं अभी क्या कर रहा था। सामने की तरफ हम सियोन और सुना को देख पाते हैं जो उसकी तरफ देखते हुए कह रहे थे, अरे कितने प्यारे लग रहे हो तुम ग्रेट रिमुरु, यह तुम पर काफी शानदार लग रहा है। उन सब की ऐसी हरकतों को देखने के बाद रिमुरु हैरान होने के साथ अपने मन में कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने फिर से मेरे को डोल वाली ड्रेस पहना दी। जब वो ऐसा सोच रहा था तभी वो दोनों और आउटफिट को ले आते हैं। अब ये देखने के साथ रिमुरु अपने मन में कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्हें इसमें इतना मजेदार क्या लगता है। इसी के साथ रिमुरु ने वहाँ पर काफी सारे आउटफिट को ट्राई किया जो देखते हुए उन दोनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। दूसरी तरफ वो काफी सारे आउटफिट को ट्राई करने के बाद अपने मन में कहता है कि और भी काफी सारी मजेदार चीजें हैं जो वह कर सकते हैं, पर रुको, इस दुनिया में मजे करने को है ही क्या? पर मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जब हर कोई हर समय पर काम ही करता रहता है तो क्या उन्हें कभी कोई मजा भी आता है? हो सकता है कि वह लगातार काम करते करते उन्हें आखिर में एक तरह का खालीपन महसूस होने लगे। इससे पहले कि ऐसा हो, मैं उन्हें किसी तरह का एंटरटेनमेंट देना चाहूंगा, लेकिन जिन चीजों का वह घर के अंदर मजा ले सकते हैं उन्हें तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। इसी वजह से हम तुरंत क्या करना शुरू कर सकते हैं, शायद कोई गेम। तो चलो मैं एक ऐसा गेम लेकर आऊंगा जो हमारा नेशनल टाइम पास बन सकता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर रिमुरु एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हुए सबको बता रहा होता है, तो फिर चलो सुमो आजमाते हैं। पर उनमें से किसी को भी सुमो रेसलिंग के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से रिमुरु उनको समझाने लगा, इसके रूल आसान है, अगर कोई भी इस घेरे के बाहर कदम रखता है या फिर तुम्हारे घुटने जमीन को छू जाते हैं तो तुम तुरंत हार जाओगे। इसी वजह से जीतने के लिए तुमको अपने ओपोनेंट को मारना और ढकेलना होगा ताकि वह नीचे गिर जाए या रिंग से बाहर चला जाए। और बस इतना ही। वैसे तुम मिट्टी से नहीं मार सकते, यहाँ तक कि तुम अपने हथेलियों का इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि दूसरी तरफ कुरोबे सवाल करने लगा, क्या हम कैंची का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अब ये सुनकर रिमुरु हैरान होते हुए कहने लगा, तुम सबसे डरावनी बात इतनी नेचुरली रूप से कह देती हो, क्या बात है? और एक और बात समझ लो, तुम अपने अपोनेंट का बाल नहीं पकड़ सकते। ये बात सुनकर मिलेव कहते कि उन्हें अपने बालों से पकड़ने के बारे में क्या ख्याल है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमुरु और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जिस बात पर एग्री करते हुए वहाँ पर वो एक डेमो दिखाती है जहाँ पर उसने अपने बालों का इस्तेमाल करने के साथ गाबेरू का गला पकड़ लिया था। इसके कुछ देर बाद गाबेरू तड़प तड़प के इस दुनिया से चला जाता है। मजाक कर रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ रिमुरु उस्तादों की तरह बैठे हुए कहता है कि यह तो बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन गर्दन पकड़ना भी मना है और आप आंख या पेट जैसे नाजुक हिस्सों पर हमला नहीं कर सकते। इसी वजह से आप कैंची का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ सियोन अपने होंस पर हाथ फेरते हुए कहती है कि अगर हम अपने हाथों के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद रिमुरु परेशान होने के साथ बताता है कि अभी असल में तुम ये क्या छू रही हो, इसलिए प्लीज इसका इस्तेमाल करके किसी को चुबाने की कोशिश मत करना, वरना वो कई दिनों तक बैठ ही नहीं पाएगा। चलो इसके अलावा आप किसी के सीने या पेट पर लात नहीं मार सकते। इसके अलावा लात मारना बिल्कुल मना
है। उसकी बातों को अच्छे से सुनने के बाद बेनीमारू सवाल करता है, हम सीनियर पेट पर लात नहीं मार सकते, लेकिन क्या हम सर पर लात मार सकते हैं? अब ये सुनकर रिमरू उसके खिलाफ नहीं था, जबकि दूसरी तरफ बेनीमारू एक डेमो दिखाता है जहाँ पर वो अपनी लात का इस्तेमाल करते हुए एक स्केरक्रो की गर्दन ही उड़ा देता है। अब ये देखने के साथ रिमरू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो बताता है, ये तो खतरनाक है, किसी के सिर पर लात मारना बिल्कुल गलत है और यह कोई जानलेवा मुकाबला नहीं है और तुम ना तो कोई अपनी खास ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो और ना ही उड़ सकते हो। यह तो बस मजे के लिए है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेफली तरीके से इस गेम का मजा लो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद बेनीमारू का चेहरा मुरझा जाता है। अब ये देखने के साथ रिमरू अपने मन में कहने लगा, असल में शायद इन लोगों से सुमो रेसलिंग की उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही था, लेकिन ये लोग तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहे हैं, अब इन्हें रोकना सही नहीं होगा, इसलिए चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा रिमरू, खुद पर भरोसा रखो। जो सब सोचने के बाद वो उन्हें बताता है कि और ये कोई ज्यादा खतरनाक बात तो नहीं है, लेकिन अपनी उंगलियों को ऐसी जगह पर डालना जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए और फिर उन्हें खींचना भी मना है। अब ये सुनकर वो सारे के सारे घबरा चुके थे, यहाँ तक कि वो कहते हैं, हमने तो ऐसी घिनौनी हरकत करने के बारे में सोचा ही नहीं था। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर मायर ने 2 रिंग तैयार कर दिए थे और उन रिंग को देखते हुए रिमरू कह रहा था, ये तो कमाल का है, मैंने सुना है कि एक सही सुमो रिंग बनाना आसान नहीं होता, लेकिन आप लोग तो सच में कमाल के हो। जो सुनकर मायर थम्स अप दिखाने लगा। अब ये देखने के साथ रिमरू उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम कुछ भी नहीं बोलोगे क्या? वहीं दूसरी तरफ हम मायर को भाई को देख पाते हैं जिसने और किंग को योकोजुना पहना दिया था और हम वहाँ पर बाकी लोगों को भी देख पाते हैं जिन्होंने किमोनो पहन रखा था, पर हाँ, जो भी बंदा उस रिंग में फाइट करेगा वो योकोजुना जरूर पहनेगा। इसी के साथ रिकट वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताने लगता है, ग्रेट रिमरू अब ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे। जो सुनने के बाद रिमरू बोलता है कि ठीक है, सब लोग इस सुमो टूर्नामेंट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए कोशिश करें कि आप लोगों को चोट ना लगे। रिमरू की स्टेटमेंट खत्म होने के बाद रिकट बताना शुरू करता है, प्राइजेस का डिटर्मिनेशन मेल और फीमेल दोनों के बीच किए गए सर्वे के आधार पर किया गया है, इसलिए वुमेन्स कैटेगरी की विजेता को सबसे ज्यादा मांगा गया प्राइज मिलेगा ग्रेट रिमरू के साथ बिताया गया एक पूरा दिन। जो सुनने के साथ वहाँ की लड़कियों में तो हंगामा सा ही मच जाता है, जबकि रिकट अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहना शुरू करता है, और मेंस के बीच सबसे ज्यादा मांगा जाने वाला रिवॉर्ड था प्रिंसेस सुना की गोद को तकिए की तरह इस्तेमाल करने का मौका। इस बात की वजह से वहाँ के बंदों में तो जोश सा ही बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सुना को अजीब सा फील होने लगा। उन सबको ऐसे हंसता खेलता देखकर रिमरू अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वह सभी इतने एक्साइटेड लग रहे हैं, वैसे क्या सचमुच यही वह प्राइस है जो ये लड़कियां चाहती हैं? फिर हम यहाँ पर रांगो को देखते हैं जिसने अलग ही तरह का आउटफिट पहन रखा था और वो रिमरू को दिखाते हुए कहता है कि मास्टर बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अब उसका आउटफिट देखने के बाद रिमरू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो बताता है, क्या तुम एक टोसा डॉग जैसे लग रहे हो, पर तुम्हें पता है ना कि तुम सुमो रेसलिंग नहीं कर सकते। इसी के साथ रिकट कहने लगा, मेंस डिवीजन का फर्स्ट राउंड कुरोबे वर्सेस गेल के साथ होगा और इस मैच के रेफरी बने हैं मिस्टर हाकुरो, जो इस मैच को शुरू करते हुए कहते हैं कि तो चलिए शुरू करते हैं, एक दूसरे के सामने हो जाओ, हक्कोई नकुता। उनके ऐसा कह लेने के बाद वो मैच शुरू हो चुका था जहाँ पर गेल और कुरोबे एक दूसरे से टकरा चुके थे, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का योकोजुना पकड़ने के साथ गिराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हाकुरो बस नोकुता नोकुता कहे जा रहे होते हैं। फिर हम उनकी रेसलिंग की तरफ आते हैं जहाँ पर कुरोबे उसको ढकेलते हुए कह रहा था कि ये सबसे बड़ा मोमेंट है, इसी वजह से मैं उनके सामने हार नहीं सकता। जिस बात पर एग्री करते हुए गेट कहने लगा, चलो ग्रेट रिमरू को एक शानदार शो दिखाते हैं। और जब वो ऐसा कह रहे थे तभी पीछे से उनको लड़कियों की आवाज आने लगी जो रिमरू को अपने पास बुला रही थी। जो सुनकर रिमरू उस तरफ जाने लगा, पर ये देखकर उन दोनों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो इतनी सारी मेहनत सिर्फ रिमरू को इम्प्रेस करने के लिए ही तो कर रहे हैं। अब उन दोनों को ऐसे आउटफिट को देखने के बाद रिमरू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो कहता है, मावाशी में लड़कियों को ऐसे देखना उम्मीद से कहीं ज्यादा रिस्की लगता है। जबकि दूसरी तरफ वो दोनों उस पर चिल्लाते हुए कह रहे थे, अरे रिमरू सामा, क्या हम आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते क्या? लेकिन वो स्लाइम उनको फुल्ली इग्नोर मारते हुए कहता है कि सुमो की शुरुआत एक शिंटो रिचुअल के रूप में हुई थी, इसमें शर्मिंदा होने जैसा कुछ भी नहीं है। जबकि उसके साइड में एक डुवोप्स अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, मेरी निगाहें सिर्फ सुना पर ही टिकती है, मेरी निगाहें सिर्फ सुना पर ही टिकते हैं। पर यह बंदा उन्हें देखे बिना भी नहीं रह पा रहा था। साथ ही वो सुना के बारे में सोचते हुए फिर से अपनी आंख बंद कर चुका। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद रिमरू कहता है कि इससे तुम तो और भी ज्यादा ठरकी लग रहे हो, पर मैंने ये तो तय ही नहीं किया कि लड़कियों के मैच के लिए रेफरी कौन होगा। अरे हाँ, हाकुरो इस रोल के लिए इतना सही है कि मैं उसके बारे में भूल ही गया था, लेकिन वो अभी दूसरे ग्रुप में है, इसी वजह से मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। जिसकी वजह से सुबह सामने की तरफ आते हुए कहने लगा कि इस काम को मैं करना चाहूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू उसी की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन मेरा मतलब है रेफरी आमतौर पर स्ट्रेचिंग नहीं करते, वैसे क्या तुमको पक्का यकीन है कि तुम इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना चाहोगे? उसके सवालों का जवाब देते हुए सुबह कहना शुरू करता है, बेशक मैं आपको सारी प्रैक्टिस का रिजल्ट दिखाना चाहता था, लेकिन उसके सामने लगता है मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। फिर हम सामने की तरफ आते हैं जहाँ पर बेनीमारू ने काफी सारे बंदों को ढेर कर दिया था, यहाँ तक कि उसने और किंग को
को भी नहीं छोड़ा। उन सबको ढेर करने के बाद वो अपने मन में कहता है कि ग्रेट रिमरू इसी तरफ देख रहे हैं, इसलिए मैं खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता और तो और प्रिंसेस सुना की गोद में आराम करने के लिए सिर्फ ग्रेट रिमरू ही सही है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं किसी भी अरे गहरे को अपनी बहन की गोद को तकिए की तरह इस्तेमाल करने नहीं देना चाहता। सामने के इस मंजर को देखने के बाद सुबह रिमरू से सवाल करता है, आपने ही हमें ऑर्डर दिया था कि किसी को चोट ना लगे, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर पहले ही काफी सारे बंदे इंजर्ड हो चुके हैं। जो सब देखने के बाद रिमरू कहता है कि लेकिन यह क्लियर है कि मैंस में जीत किसकी होगी। फिर ठीक है, रेफरी का काम तुम्हारा है सुबह। जो सुनने के बाद सुबह रिंग की तरफ बढ़ने के साथ गाना गाने के साथ बताना शुरू करता है, वुमेन्स डिवीजन का फर्स्ट राउंड सियोन वर्सेस शोका, चलो अब अपने आमने सामने आ जाओ। नकुता। इसी के साथ वो दोनों आपस में भिड़ चुके, जहाँ पर सियोन शोका का सामना करते हुए अपने मन में कह रही थी, मैं ग्रेट रिमरू को सर्व करने का एक दिन भी नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ शोका भी अपने मन में कहने लगी, माशा सुबह भी इसी तरफ देख रहे हैं, इसी वजह से मुझे उनके सामने खुद को साबित करना होगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी पूरी जी जान लगाते हुए एक दूसरे को ढकेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन सियोन ने कुछ ज्यादा ही जान लगा दी थी, जिसकी वजह से शोका की वो चीज फट जाती है जो शायद फटनी नहीं चाहिए थी। और इस नजारे को देखने के बाद सुबह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ वो बंदा जो सुना को देखने के लिए ही अपनी आंखें बंद कर रखा था और अब उसकी भी आंखें खुल चुकी हैं। लेकिन इससे शोका को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, इसी वजह से वो रीना को छोड़कर वहाँ से भाग चुकी। अब ये देखकर रिगड़ हैरान होते हुए रिमरू से सवाल करता है, अरे ग्रेट रिमरू, इस हालात को देखते हुए हमें क्या करना होगा। उसके सवाल का जवाब देते हुए रिमरू बताता है कि खैर इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता। फिर अब यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सियोन कांपने के साथ घबराते हुए कह रही थी, ग्रेट रिमरू ने मुझे समझाया था और फिर भी मैंने उस सींग का इस्तेमाल कर लिया। उसकी इस बात पर रिमरू बताता है, ऐसा नहीं लगता कि यह जानबूझकर किया गया था और ना ही ऐसा है कि वह शोका की तरह अपना सींग उसके अंदर कर सकती है। इसी के साथ सुबह अपना फैसला सुनाता है, सब कुछ दिखाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब है अपने अपोनेंट्स को बाहर ढकेलने के लिए सियोन जीत गई है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि तुम ये क्या कहने वाले थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर टोरेनी आ चुकी थी, यहाँ तक कि वो उनसे कहती है, ये तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। उसकी आवाज को सुनने के बाद रिमरू उस तरफ देखता है, पर वो देखने के बाद देखता ही रह गया। जबकि टोरेनी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैंने सोचा कि तुमने ये वाली ड्रेस यहाँ पर पहन रखी है तो मैं भी यही ड्रेस पहनकर यहाँ पर आ जाऊँ। फिर वो एक दरख्त पर बैठने के साथ बताते कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं भी एक दर्शक के तौर पर इसमें शामिल हो जाऊँ। इस बात से तो रिमरू को भी कोई दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद रिंग में एंट्री लेती है मिलेम और उसके वर्सेस में है सुना। अब ये देखने के बाद उस बंदे की आंखों में ठंडक बह गई थी। साथ ही वो कहता है, मेरी नजरें सिर्फ सुना पर है, मेरी नजरें सिर्फ सुना पर है। उसको रिंग में देखने के बाद रिमरू बताना शुरू करता है, वैसे मिलेम क्योंकि तुम एक डीमन लॉर्ड हो इसलिए तुम पर कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होते हैं। अब ये सुनने के साथ मिलेम चिढ़ते हुए उससे कह रही थी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ डीमन लॉर्ड के साथ काफी ज्यादा भेदभाव हो रहा है। जो सुनने के बाद रिमरू बोलता है कि कौन सा डीमन लॉर्ड चाहेगा कि चीजें फेयर हो, वैसे भी सुमो में तुम पर एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने का मतलब है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और असल में यह एक सम्मान की बात है। साथ ही साथ एक बार एक ऐसा दिग्गज पहलवान हुआ था जिस पर 4 एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। जो सब जानने के बाद मिलिम 40 रिस्ट्रिक्शन लगाने की परमिशन दे देती है। ये बात सुनकर रिमरू हैरान होते हुए कहता है कि तब तुम वहाँ खड़े रहने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसी वजह से मैं तुम पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं बस तुम्हें अपने हाथों या पैरों से अटैक करने से मना कर रहा हूँ। इस पे मिलिम हंसने के साथ बताने लगी थी, क्या सच में बस इतना ही? खैर मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, ऐसी मामूली दिक्कत तो होनी ही चाहिए थी। तभी रिमरू अपने मन में कहा, मुझे खुशी है कि वह इतनी सीधी सादी है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दुष्ट इंसान किसी बच्चे के साथ कोई खेल खेल रहा हो। लेकिन डीमन लॉर्ड काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए बस चुपचाप खड़े होकर देखते रहो। वहीं दूसरी तरफ खड़ा रिकट बताना शुरू करता है, अब वुमेन्स डिवीजन का सेकंड राउंड सुना वर्सेस मिलिम के साथ शुरू होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सुबह फिर से गाना गाने के साथ कहता है कि एक दूसरे के सामने आ जाओ, हक कोई न कुत्ता। मैच के शुरू होते ही मिलिम काफी तेजी से रॉकेट की स्पीड के साथ सियोन की तरफ बढ़ने लगी। अब ये देखने के साथ रिमरू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है कि अरे मैं भूल ही गया था कि वह सिरे से टक्कर मार सकती है। लेकिन सुना उसके अटैक को काफी इजीली तरीके से डॉज कर लेती है, पर उसके चक्कर में उसका कपड़ा खुल चुका। दूसरी तरफ मिलिन रिंग से बाहर की तरफ जाने ही वाली थी, लेकिन वो अपने बालों का इस्तेमाल करने के साथ सुना का योकोजुना पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो जमीन को टच करने से बाल बाल बच गई। अब ये देखने के साथ वहाँ के सारे बंदे एकदम हैरान हो चुके थे। अब ये देखने के साथ सुना उसके बालों को पकड़ने के साथ नीचे पटकने ही वाले थे, पर अचानक से उसे रिमरू की बात याद आ जाती है, जहाँ पर उसने सब लोगों को बताया था कि अपने अपोनेंट के बाल पकड़ना भी मना है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिकट काफी ज्यादा हैरान होने के साथ रिमरू से सवाल करता है, ग्रेट रिमरू क्या ऐसा करने की परमिशन है? जिस सवाल का जवाब देते हुए रिमरू बताता है कि खैर सिरे से टक्कर मारना रूल के खिलाफ नहीं है। लेकिन रिकट इस बात से काफी ज्यादा हैरान था कि वो तो हवा में तैर रही है। इसका हल निकालते हुए टोरेनी कहने लगी, मुझे इसमें कोई मैजिक नजर नहीं आ रहा, इसी वजह से वह उस पोस्टर को बनाए रखने के
लिए अपनी बॉडी के सभी मसल्स का इस्तेमाल कर रही है। अब ये सुनने के बाद रिमरू हैरान हो गया था क्योंकि बालों में मसल्स कैसे हो सकती हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन दोनों के प्रेशर की वजह से वो जगह पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो दोनों ही जमीन पर जा गिरे थे। अब ये देखने के बाद उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मैच का विनर कौन है। जिस बात का जवाब देते हुए टोरेनी का कहना है सूना सबसे पहले गिर गई थी। अब उसके रिव्यू को सुनने के बाद सुवे कहने लगा, फिर बाल को उखाड़ते हुए विनर है मिलिम। पर वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही रिमरू से वहीं पर रोकने के साथ कहना शुरू करता है, जरा रुको सुवे, मिलिम ये मैच बैड मैनर के कारण हार गई है। अगर तुम्हारी मवाशी उतर जाती है तो तुम हार जाते हो। ये बात सुनकर सुवे कहता है कि तो फिर वुमेन्स के लिए फाइनल राउंड प्रिंसेस सूना वर्सेस सियोन के बीच होगा, लेकिन ग्रेट रिमरू रिंग के बारे में हम क्या करेंगे क्योंकि वो तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। जो सुनने के बाद रिमरू उसे लड़कों का रिंग इस्तेमाल करने की सलाह देता है, पर सुवे उसे बता देता है कि वो तो पहले ही इस्तेमाल में आ चुका है। जहाँ पर गाबिरू को साथ ही बच्चों का सपोर्ट करते हुए कह रहे थे बच्चों के सुमो के लिए आ गया और साथ ही साथ लड़कियों का भी स्वागत है, चलो आओ बच्चों इधर आओ। जिसके बाद रिंग के अंदर काफी सारे बच्चे गैल को ढकेलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ की ऑडियंस भी उन्हें चीयर कर रही थी। अब इस नजारे को देखने के बाद रिमरू खुश होने के साथ कहता है कि ये बच्चे तो काफी ज्यादा प्यारे हैं, इसी वजह से मैं उन्हें रोक नहीं सकता। तो फिर मुझे लगता है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। अगली सीन में रिमरू उस आखिरी तरकीब के बारे में बताते हुए उन्हें समझाता है कि तुम अपने हाथों या पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और तुम लोग बस अपने अपोनेंट को गिराने के लिए अपने हिप का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती हो, क्योंकि अब हमारा रिंग काफी ज्यादा छोटा हो गया है, तो इसी वजह से यही रास्ता बचा है। लेकिन इसे हल्के में मत लेना क्योंकि इसमें बर्ड्स का इस्तेमाल होता है। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद वहाँ पर गोबूता टपकते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम इस पर चुटकुले नहीं बना सकते। अब ये वाली बात को सुनने के बाद रिमरू उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर हम इसका कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह उनका मैच शुरू करते हुए कह रहा था, ये फाइनल राउंड होगा। ईस्ट में शियोमियामा वेस्ट में सुनानोमी। दूसरी तरफ रिमरू अपने मन में कहने लगा, ये गेम असल में गिस्साओं के खेलने के लिए बनाया गया था। ये एक ऐसा गेम है जिसकी शुरुआत ही किसी छिपे हुए मकसद से हुई थी। अरे नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो एक सिटो रीति रिवाज है। इसी के साथ वहाँ पर उनका ये फाइनल राउंड शुरू होता है जहाँ पर दोनों के ही बर्ड्स आपस में टकराने लगे थे। और ये सब देखने के बाद वहाँ के सारे बंदे उन्हें आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वे एक दूसरे को गिराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। उनको यूं मेहनत करता देखकर रिमरू अपने मन में कहता है कि क्योंकि वे एक दूसरे का सामना किए बिना ही फाइट कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ चीजों को और भी ज्यादा साफ साफ तरीके से देख सकते हो। ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें मैं अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा हूँ। कई मायनों में आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा प्योर है। और जब वो दोनों आपस में टकराने लगे थे तो उनके प्रेशर की वजह से वो रिंग भी धीरे धीरे पेनिट्रेट होने लगी थी। जिस चीज को देखने के बाद रिमरू बोला कि जब दो बर्ड्स आपस में टकराते हैं तो यह पहली नजर में प्यारा लग सकता है, लेकिन अब जब इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो ये दोनों तो कीजिज हैं। नहीं, यकीनन ये माजिन है। हर बार कर्सर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है और रिंग तो पहले से भी ज्यादा टूटने लगी है। उसका कह लेने के बाद ही वो रिंग पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे की तरफ गिरने लगे, जिनको संभालने के लिए रिमरू सामने की तरफ आ गया था। अब उसको अपने नीचे देखने के बाद वो दोनों उससे सवाल करते हैं कि रिमरू सामा क्या आप ठीक हैं? जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू बताने लगा, लेकिन क्योंकि मैच के बीचों बीच में एक स्लाइम आ गया इसलिए इस मैच में ब्रेक लगेगा। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद सुबह इस मैच को ड्रॉ करवा देता है। जो सुनने के बाद वहाँ के सारे बंदे शोर मचाने लगे थे, जबकि रिमरू कहा कि खैर ऐसा लगता है कि सभी ने काफी मजे किए, तो मुझे लगता है कि सब ठीक है। फिर हम इसके कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सुमो रेसलिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और ये इन लोगों के बीच ही पॉपुलर नहीं हुई थी। ये वुल्फ्स और मछलियां भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। जबकि दूसरी तरफ इस नजारे को देख रहा रिमरू बताने लगा था, किसी वजह से बर्ड्स सुमो हमारी नेशनल एंटरटेनमेंट बन गया, लेकिन मेरा मतलब है कि ऐसा लगता है कि हर कोई इसका मजा लेता है और जो इंसान नहीं है वह भी इसे कर सकते हैं। इसी वजह से सब बढ़िया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सा गेम सेलेक्ट किया। जो बात मायने रखती है वह यह है कि हर कोई मजे करे। जब कोई सिटी गरीब होती है या लगातार बैटल्स में उलझी रहती है तो लोगों के पास मजे करने के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन इतिहास के हर दौर में लोगों ने मनोरंजन के तरीके खोज लिए हैं और उसी एनर्जी ने उन्हें काम करने की इंस्पिरेशन दी और पूरे नेशन में नई जान फूंक दी। इसलिए कोई सिटी जितना ज्यादा डेवलप होती है वहाँ के लोग उतने ही ज्यादा आनंददायक गतिविधियों का लुत्फ उठा पाते हैं। हाल ही में मुझे यह एहसास हुआ कि इस बात के लिए हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। सबसे बढ़कर यह मेरी दिल की इच्छा है कि काश मैं यह शिजुसान को दिखा पाता कि यह टाउन कितना सुंदर दिखने लगा है और यहाँ पर हर कोई कितना मजेदार समय बिताने लगा है। लेकिन शिजु की इमेज तो गलत की ओर इशारा कर रही थी। अब इस इमेज को देखने के बाद रिमरू अजीब सा चेहरा बनाने के साथ अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहना शुरू करता है, हालांकि यह वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आखिर में बर्ड्स सुमो ही सबसे सेफ तरीका साबित हुआ। और इसी तरह सुमो जिसे महज एक आम नेशनल एंटरटेनमेंट होना था उसने बर्ड्स सुमो का रूप ले
लिया। इसी के साथ एक उथल पुथल भरा नया दौर जो पूरी तरह से पर्ट सुमो पर फोकस था। पर यह किस तरह की कमेंट्री थी? फिर हम आसमान की तरफ आते हैं जहाँ पर काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह से घेर लिया था और जमीन फटने लगी थी, यहाँ तक कि बिजली भी कड़कने लगती है और एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ का पूरा माहौल एकदम से बदल गया। फिर हम सामने की तरफ उन्हीं दोनों को देखते हैं जहाँ पर सुना रिमरू से कह रहे थे हम तो बस बर्ड सुमो खेल रहे थे लेकिन हम विनर तय नहीं कर पा रहे हैं। और वो ऐसा कहते हुए काफी खतरनाक मूड में आते हुए रिमरू की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उनको ऐसे आता देखकर रिमरू ने अपना फॉर्म तुरंत चेंज कर लिया था। साथ ही साथ सियोन उसे खींचते हुए कह रहे थे मैं ही ग्रेट रिमरू की देखभाल करूंगी जैसा कि मैं हमेशा से करती आई हूँ। लेकिन सुना भी कहाँ पीछे रह सकती थी, वो भी खींचते हुए कहने लगी नहीं, मेरा मानना है कि मुझे भी ऐसा करने का अधिकार है। उन दोनों के बीच में पिसरा रिमरू कहने लगा क्या मैं ही इन दोनों के लिए एकमात्र इंजॉयबल एक्टिविटी हूँ। और जब वो ऐसा कह रहा था तो वो दोनों मिलकर उसे पतली तार जितना खींच डालते हैं और आखिरी स्टेज में आने के बाद रिमरू के 2 टुकड़े हो चुके थे जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाता है और इसी वजह से उसकी गहरी नींद भी पूरी हो चुकी थी। पर वो एकदम से उठने के साथ खुद को चेक करते हुए कहता है कि मैं तो सही सलामत हूँ, शुक्र है। उसके इन सवालों को क्लियर करते हुए ग्रेट सेज बताने लगे स्लीपिंग ड्रग का असर खत्म हो गया है, इसी वजह से आप जाग गए। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर यहाँ से इनकट होकर बेस्टा की लैब की तरफ आ गया था जहाँ पर उसने वो ड्रग्स उसे थमा दी थी। अब ये देखने के बाद वो उसे सवाल करने लगा था क्या इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ है, जिस पर रिमरू कहने लगा नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है पर ये मैजिक की तरह काम करता है। जो सुनकर बेस्टा इसका रीजन पूछने लगा था जिसका जवाब देते हुए रिमरू बताता है सीधे अल्फाजों में कहे क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अब ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया पर बैकग्राउंड में हमें उसकी आवाज सुनाई जाती है जो कह रहा था और इस तरह टेम्पेस्ट में लोकल तौर पर बनाई गई स्लीपिंग ड्रग कभी इस दुनिया के सामने नहीं आ पाई क्योंकि उसे हमेशा के लिए एक तिजोरी में बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में शियोन रिमरू का कचुम्बड़ बनाते हुए कह रही थी मुझे लगता है कि ग्रेट रिमरू कंस्ट्रक्शन साइट में आपके इंस्पेक्शन का समय हो गया है। इस पे सुना रिमरू को खींचते हुए कहने लगी ये काम मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन उनके बीच में पिस रहा रिमरू परेशान होने के साथ अपने मन में कहता है रिमरू परेशान था, वह इसलिए परेशान था क्योंकि शिवना और शियोन एक बार फिर से उसके लिए आपस में लड़ रहे हैं। खैर इस स्लाइम की बॉडी को गले लगाना सच में काफी अच्छा लगता है, यहाँ तक कि मैं भी कभी कभी अपनी ही एक बॉडी डबल को गले लगा लेता हूँ। वैसे क्यों ना मैं उन दोनों को ही अपना एक बॉडी डबल दे दूं, पर नहीं शायद ये ठीक नहीं रहेगा अगर मैंने ऐसा किया तो। जो सब कहने के बाद वो सोचने लगा था जहाँ पर उसने अपना बॉडी डबल उन दोनों को दे दिया था पर वहाँ के विलेजर्स भी उससे यही डिमांड करने लगे थे। अब अपने सामने इतने सारे लोगों को देखने के बाद रिमरू काफी ज्यादा परेशान होने के साथ कहता है ये तो उनसे भी ज्यादा लोग हैं जब मैंने उनका नाम दिया था। ये सब सोचने के बाद वो फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा मुझे अपनी स्लाइम बॉडी के लिए किसी तरह के ऑप्शन की जरूरत है। कैसा रहेगा लकड़ी से तराशा हुआ स्लाइम, लकड़ी की कोई मूर्ति, धातु से बना कोई धातु स्लाइम, नहीं ये सही नहीं है। अगर इनमें मेरी बॉडी जैसा ही एहसास ना हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। अरे हाँ उन गद्दों में से एक जो किसी भी क्रिएचर को पूरी तरह से आराम में डुबो देता है, ये शायद बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसे मेरी इमेजिनेशन में ये बिन बैग जैसे गद्दे हैं। मैं इन्हें रिमरू कुशन कहूंगा और ये नाम कितना प्यारा लगता है, मानो किसी लॉटरी का पहला इनाम हो और सबसे बड़ा कुशन उसे मिलेगा जिसका नंबर सबसे आखिरी में निकलेगा। अरे क्या तुम दोनों मुझे एक सेकंड के लिए छोड़ सकती हो? जिस बात पर एग्री करते हुए उन दोनों ने एक साथ ही छोड़ दिया था। फिर वो नॉर्मल होने के साथ सुना से कहता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अगर मैं खींचने वाला कपड़ा कहूँ तो शायद उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो क्या कोई ऐसा कपड़ा है जो बहुत ही चिकना और खींचने वाला हो? अब ये सुनकर सुना कहने लगी चिकना और लचीला, क्या आपका मतलब है स्पैंडेक्स जैसा कुछ? अब ये सुनकर रिमरू उस पर गुस्सा होने के साथ कहता है कि क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? उसकी इस बात पर सुना बताती कि मुझे लगता है कि यह एक तरह का बस एक अंदाजा था। जो सुनते ही रिमरू घबराने के साथ अपने मन में कहने लगा लड़कियों का इंस्टीट्यूशन, अरे यार सुना तुम तो मुझे सच में डरा देती हो। जबकि सुना कहती है कि यह काफी ज्यादा आसान है इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दो ग्रेट रिमरू। अब ये सुनकर रिमरू ना चाहते हुए भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर गार्म रिमरू से कह रहा होता है पोली बीड्स ये क्या होते हैं? जिस बात का जवाब देते हुए रिमरू बताता है कि ये इतने छोटे छोटे बीड्स होते हैं कि ये पाउडर जैसे दिखते हैं। लेकिन गार्म को तो बीड्स के बारे में पता ही नहीं था कि आखिरकार ये होते क्या है। अब ये सुनकर रिमरू को तो पसीने आने लगे लेकिन वो आखिर में उसको समझा ही देता है वह स्टाइरोफोम से बने होते हैं। पर अब स्टाइरोफोम क्या होते हैं इसके बारे में भी उसको नहीं पता था। जो सुनकर रिमरू को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं उसको ये कैसे समझाऊं। तभी ग्रेट सेज कहने लगी स्टीम बीड्स को फैलाकर बनाया गया पॉलीस्टाइनिन प्रोडक्ट। पॉलीस्टाइनिन एक तरह का प्लास्टिक है, इसी वजह से यह एक पॉलीमराइज्ड स्टाइरिन है। जो सब समझाने के बाद रिमरू कहता है कि इसे समझाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। क्या कोई ऐसी चीज है जिसके दाने छोटे हों जैसे रेत और इसकी सरफेस स्मूथ हो? ये बात सुनकर गार्म कहता है कि खैर एक चीज है जिसे सरसा कहते हैं और ये शायद उससे मेल खा सके, लेकिन फॉरेस्ट के अंदरूनी हिस्से में एक बहुत ही बड़ी झील है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक रेत का टीला है और यह उसी तरह
तरह की रेत है, साथ ही साथ ये कुदरती तौर पर घिसी हुई है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये लगभग उतनी ही चिकनी है जितने आप हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू तो खुशी से झूमते हुए कह रहा था, वाह ये तो काफी बढ़िया है, मैं अभी जाकर कुछ ले आता हूँ। जो सुनने के बाद गार्म काफी ज्यादा सीरियस होने के साथ बोलता कि मुझे नहीं पता कि आप इसका क्या करने वाले हो, लेकिन मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि उस झील में एक मॉन्स्टर रहता है। पर एक बार उसने तुम्हारा पैर पकड़ लिया तो सब खत्म है, यह तुम्हें सीधे नीचे खींच ले जाएगा, या कम से कम अफवाहें तो यही कहती हैं। वैसे भी तुम्हारे लिए तो कोई भी मॉन्स्टर बच्चों का खेल है, इसलिए शायद मैं बेवजह ही चिंता कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू की भी फटके 64 हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो अपने मन में कहने लगा, क्या बकवास है, ये तो सच में डरावना है। जो सब सोचने के बाद वो उससे कहता है कि खैर जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ आसपास कोई हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा, फिर भी अगर मैं अकेला गया तो मुझे अकेलापन फील होगा, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलो। अगले सीन में रिमरू एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हुए सब लोगों को बता रहा था, हम कुछ सरासा इकट्ठा करने जा रहे हैं और जब हम वहाँ पर होंगे तो चलो सब मिलकर पिकनिक बनाते हैं। जो सुनकर गोबू था तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वहीं दूसरी तरफ गाबेरू का कहना है, आप पानी के पास खोज करने के लिए हम पर भरोसा कर सकते हैं। उसका कह लेने के बाद उसके चेले उसकी तारीफ न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि गाबेरू का सीना चौड़ा हो चुका था, लेकिन इसकी वजह से सोका को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सुना खुश होने के साथ कह रहे थे, हमें ग्रेट रिमरू के साथ घूमने जाने का मौका मिला है, इससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। यहाँ तक कि रांगा भी उसका साथ देते हुए कह रहा था, मैं खुशी खुशी आपके साथ दुनिया के कोने तक जाऊंगा मास्टर। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू उनसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हम बस एक लेक पर जा रहे हैं, पर अचानक से शियोन सवाल करती है कि आप सारसा से क्या बनाने जा रहे हैं। अब ये सुनकर रिमरू हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हें ये तब पता चलेगा जब ये पूरा हो जाएगा, और जिस पर्सन के लिए यह तोहफा है उसे मैं यह नहीं बता सकता कि ये क्या बनने वाला है, पर मुझे लगता है कि मैं लड़कों को बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुशन में कोई भी दिलचस्पी होगी। हालांकि रिगर्ड शायद एक कुशन चाहेगा ताकि वह अंधेरे में रह सके। इसी के साथ ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर रिमरू ने बेनीमारू को सब कुछ बता दिया होता है। जो सब जानने के बाद बेनीमारू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है कि प्लीज मुझे आपकी मदद करने का मौका दें। जो सुनकर रिमरू कहता है कि बेनीमारू तुम तो इसे सुनकर काफी ज्यादा क्यूरियस लग रहे हो। उसकी इस बात पर बेनीमारू बताता कि बिल्कुल, अगर सियोन के पास तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई कुशन हुआ तो वह उसका काफी अच्छे से ख्याल रखेगी, वह उसे हर समय अपने पास रखेगी और गंदा होने से बचाएगी, जिसका मतलब है कि वह किचन के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब इस बात की तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, तभी सुए कहा ये तो काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ बेनीमारू अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा, इसी वजह से ये मिशन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ रिमरू अपने मन में बोला कि सच कहूँ तो मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, पर मुझे लगता है कि इन लोगों को सियोन के खाने का खौफ काफी लंबे समय से पता है। उसी वक्त वहाँ पर हाकुरू आते के साथ ओरा फार्मिंग करते हुए कह रहा था, मैं भी इस मिशन में आपका पूरा साथ दूंगा ग्रेट रिमरू। इसके कुछ देर बाद उनका ये सफर शुरू हो चुका था। सफर के दौरान रिमरू अपने मन में कहता है कि और इस तरह से हमारी पिकनिक शुरू हुई, जिससे कई महीनों में बहुत ही मजा आने की उम्मीद है। या कुछ अजीब सा है क्योंकि लेक में एक मॉन्स्टर रहता है, पर मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ एक रूमर है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद खत्म होते ही वो सारे के सारे लेक के पास पहुंच चुके थे और वो सच में लेक काफी बड़ी है। यहाँ तक कि सुना इस लेक को देखते हुए कह रही थी, ये तो सच में काफी बड़ी और सुंदर है। जबकि रिमरू अपने मन में बता रहा था, लगता है ये वही लेक है जिसके बारे में गार्म बात कर रहा था। इसका मतलब है कि सारसा शायद ठीक वही होनी चाहिए। मैंने तो सोचा था कि ये लेक काफी डरावनी होगी, लेकिन ये तो सच में बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ तक कि वो उनको बताता है कि ठीक है, इससे पहले कि हम सरासा को ढूंढे उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। लेक के अंदर की तरफ एक टेंटिकल सांप की तरह इधर उधर ले रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रांगा हड्डी को चबा रहा होता है, और उनकी थोड़ी सी दूरी पर हम गाबेरू और उसके बाकी साथियों को देख पाते हैं जहाँ पर सोका ने अपना लंच बॉक्स ओपन कर दिया था, जिसके खुलते ही गाबेरू उस पर टूट पड़ा। अब ये देखकर सोका उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि भाई ये रोल किए हुए आमलेट मास्टर सोए के लिए हैं, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ तक कि उसने सारे के सारे ऑमलेट रोल एक ही बारी में खा लिए थे। अब ये देखने के साथ सोका काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सियोन काफी बड़ा डब्बा लेने के साथ सीधे रिमरू की तरफ ही बढ़ रही थी। अब ये देखने के साथ रिमरू समझ जाता है कि इसके अंदर क्या है, फिर वो दूसरी तरफ देखने लगा, लेकिन उन तीनों ने अपना मुंह फेर लिया था। अब ये देखने के साथ रिमरू उनको गालियां देते हुए कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए बेनीमारू कहता है कि खैर हमने कहा कि हम सब अपने खाने के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। यहाँ तक कि मिस्टर हाकुरो उसे बता देते हैं कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सुएता पूरी तरह से गायब हो चुका था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सियोन उससे कह रही थी, मैंने इसे बनाया तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कंटेनर काफी ज्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि उसका तला नीचे गिर रहा है। अब ये देखने के साथ रिमरू को तो सदमा सही लग जाता है। यहाँ तक कि सियोन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगी, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा नहीं है कि इसमें आपके लिए मेरी सारी
फीलिंग समा सके। उसके सवाल का जवाब देते हुए रिमरू बताता है कि खैर अगर ये फिट नहीं होगा तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। उसी वक्त शियोन ने वो कंटेनर नीचे की तरफ धर दिया था, जिसके धरने के साथ वो पूरा का पूरा कंटेनर जमीन के अंदर धंसने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। लेकिन शियोन बैकअप प्लान्स तैयार करते हुए कहने लगी, मैंने इसके बजाय इसको बनाया है, यह एक राइस बोल है। अब इस लैंच को देखने के बाद रिमरू के तो तय हो चुके थे, साथ ही वो कहा ये तो दिखने में नए प्रकार का मोस्टर है। जबकि शियोन उस राइस बोल को उसके सामने पेश करते हुए कह रही थी, प्लीज एक बार खा के देखो, गोबुची ने मुझे खाना बनाने का राज सिखाया था। उसने मुझे सिखाया कि सबसे जरूरी चीज है प्यार, तो इस राइस बोल में मेरा प्यार भरा हुआ है। और उसके इस प्यारे से राइस बोल को देखने के बाद तो मेरे को भी हार्ट अटैक आ जाए। इससे भी बुरी हालत तो रिमरू की थी। और शियोन उसको अपना राइस बोल खिलाने जा ही रही थी, तभी अचानक से वो गड्ढे में गिर जाती है। और ये वही गड्ढा है जहाँ पर उसके कंटेनर ने उसका साथ छोड़ दिया था। दूसरी तरफ वो चेहरे वाला राइस बोल जो ढमलाता सीधे गाबेरू की टीम की तरफ ही जा रहा था। अब इस चीज को अपनी तरफ बढ़ता देखकर गाबेरू कहता है कि शियोन के द्वारा बनाया गया चावल का गोला मैं इसे रोक के रहूंगा। पर जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसकी भी अकल ठिकाने आ चुकी थी। यहाँ तक कि वो कहा, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। जिसके बाद उसने एक ऊंची छलांग मार दी थी। यहाँ तक कि उसके दोस्त तो वहाँ से भागी जाते हैं। जिसके बाद वो सीधे लेक में जा गिरा। अब ये देखने के साथ उसके दोस्त उसकी तारीफें करते हुए कह रहे थे, आप तो काफी ही कूल है, इसी वजह से सर गाबेरू आपको पूरे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। अपने साथियों की ऐसी बातों को सुनने के बाद गाबेरू अभी फ्लैक्स मारने ही वाला था, लेकिन सामने नजर पड़ते ही उसकी फटके 64 हो चुकी, क्योंकि शियोन आग बबूला होने के साथ उसी की तरफ बढ़ रही थी। अब ये देखते हुए वो वहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन सोका को अपना बदला चुकाने का एक मौका मिल जाता है। इसी के साथ उसने उसको गिरा दिया। वहीं दूसरी तरफ खड़ी शियोन तो चुड़ैल जैसे दिखने लगती है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गाबेरू की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन तीनों ने सारा का सारा खाना अपने पेट में ढकेल लिया था। पर वो गाबेरू की ऐसी हालत को देखते हुए कहने लगे, सर गाबेरू मर गए क्या? खैर इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, पर उनका शांत चेहरा कितना शानदार लग रहा है। लेकिन इस नाकामयाबी की वजह से शियोन निराश हो चुकी थी, इसलिए वो उससे माफी मांगते हुए कहने लगे, ग्रेट रिमरू, आपके लंच के लिए मुझे बहुत अफसोस है। अब ये सुनकर रिमरू मन ही मन में काफी ज्यादा खुश होने के साथ उसको बताता है कि नहीं ठीक है, वैसे भी मुझे खाने की जरूरत नहीं है। और कोई बात नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम लोग अब लेक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो अपने मन में कहता कि तैयार होने का मतलब था स्विम सूट पहनना। डुआर्फ्स ने सबके लिए स्पैनडेक्स के स्विम सूट बनाए थे और इसके कुछ देर बाद शियोन ने अपना स्विम सूट पहन लिया था। यहाँ तक कि वो उसको दिखाते हुए कह रही थी, रिमरू सामा, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जबकि दूसरी तरफ शूना को ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था। साथ ही साथ हम बाकियों के भी स्विम सूट को देख पाते हैं, जिनको देखते हुए रिमरू के मन में पटाखे फूटने लगे थे। यहाँ तक कि वो अपने मन में कहने लगा, गार्म और उसके भाइयों ने मेरे डिजाइन के बिहार पर उन्हें बनाया और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। इसी वजह से गार्म और उसके भाई हमेशा के लिए मेरे दिल में बस गए हैं। साथ ही वह सभी दिखने में काफी शानदार लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग अपनी बॉडी को दिखाते हुए पोज मार रहे थे। अब ये देखने के साथ रिमरू तो वहीं पर गिर पड़ा। यहाँ तक कि वो लोग लड़कियों के सामने फ्लेक्स मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। इसी वजह से रिमरू काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके पास मसल्स नहीं है। पर गाबेरू और उसके बाकी साथियों का पोज तो अलग ही लेवल पर था। लेकिन रांगा ने ये क्या पहन रखा है? जिसके बाद सूना रिमरू के लिए भी स्विम सूट लाते हुए कह रही थी, गार्म ने कहा कि उसने तुम्हारे लिए भी एक स्विम सूट बनाया है। अब ये देखने के बाद रिमरू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो भड़कते हुए कहा, स्कूल वाला स्विम सूट? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। गार्म और तुम्हारे वो कमीने भाई, मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। अगले सीन में बेनीमारू ने रिमरू को एक नया स्विम सूट दे दिया था, जो दिखने में उसको ठीक ही लग रहा था। जिसके बाद वो सारे के सारे स्विमिंग करने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन अचानक से वहाँ पर मिलिम की आवाज गूंजने लगी। यहाँ तक कि वाते के साथ गाबेरू और उसके बाकी साथियों को उड़ाई देती है। फिर वो रिमरू के करीब जाते हुए कहने लगी, तुम कितना मतलबी हो, तुमने अपनी पिकनिक पर मुझे नहीं बुलाया और हम तो दोस्त है ना? जो सुनकर रिमरू उससे माफी मांगते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं उसे यह नहीं बता सकता कि मुझे पता था कि अगर मैंने उसे बुलाया तो वह मुसीबत खड़ी कर देगी। जो सब सोचने के बाद वो उसको बता देता है कि मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा बिजी होगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। उसकी इस बात पर मिलिम बताती कि भले ही मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे बुलाता है तो मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुँच जाऊंगी। वैसे तुम करने क्या वाले थे? ये बात सुनकर रिमरू कहता कि हम तैयार कर उस रेतीले टीले पर जाने वाले थे। इस पे मिलिम अजीब सा चेहरा बनाते हुए बताने लगी थी, तुम तैर रहे हो है ना, तो मैं भी तैरूंगी। इस पर रिमरू उसको बता देता है कि लेकिन तुम्हारे पास स्विम सूट नहीं है। अब ये सुनने के साथ मिलिम अपने ही कपड़े उतारते हुए कहने लगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर रिमरू उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो उसी के सामने अपने कपड़े उतार रही है। उसको इतना तड़कता भड़कता देखकर मिलिम अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने के साथ एक स्विम सूट क्रिएट कर चुकी। इस मंजर को देखने के बाद रिमरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सा स्विम सूट है। इस पे ग्रेट सेज बताती कि डिजाइन तो वही है लेकिन मटेरियल अलग है। अब ये सुनकर रिमरू कहता कि खैर मुझे लगता है कि यह राहत की बात है,
है, लेकिन साथ ही कुछ हद तक नहीं भी। ठीक है दोस्तों, अगर गार्म सही था तो सरासा उस रेत के टीले पर है और यहाँ पर एक मॉन्स्टर होने की अफवाहें भी हैं, इसलिए सब लोग सावधान रहना। इस बात पर मिलिम जोश से भरते हुए कह रही थी, मॉन्स्टर जब चाहे हम पर अटैक कर सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू उस पर गुस्सा करते हुए कहता कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इस पूरे इलाके को ही नक्शे से मिटा दोगी। और वो ऐसा कहते हुए उसको एक वैक्यूम ट्यूब दे देता है ताकि वो अच्छे से तैर सके। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोगों ने तैरना शुरू कर दिया था और वहाँ पर तैरने में सब लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ गाबेरू को कहना है, ये मुझे हमारे घर की याद दिलाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर बेनीमारू रिमरू से कह रहा था, मुझे यहाँ पर किसी भी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा। शायद किसी मॉन्स्टर के बारे में यह अफवाह बस किसी ऐसे बंदे के बारे में बड़ा चढ़ाकर कही गई बात हो जिसका पैर कहीं फंस गया हो। जिस बात का जवाब देते हुए रिमरू बताता है कि मुझे उम्मीद है, लेकिन केयरफुल रहने में कोई हर्ज नहीं है। जब वो ऐसा कह रहा था तो पानी के अंदर से उसको किसी ने खींच लिया। अब ये देखकर वहाँ के सारे बंदे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से वो चौकन्ने होकर आसपास देखने लगते हैं। तभी एकदम से रिमरू ऊपर की तरफ आते हुए कहा, मेरा पैर एलगी या किसी चीज में फंस गया है, इसलिए मेरी चिंता मत करो। पर जब वो ऐसा कह रहा था तो एक टेंटिकल ने उसको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, जो देखकर रिमरू उसको खुद से हटाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इसी वजह से वो मजबूर होकर अपने विंड कटर का इस्तेमाल करने के साथ उसकी उस टेंटिकल को काट चुका। फिर वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब वो जा रहा था तब उसकी कमर की तरफ देख पाते हैं जहाँ पर उस टेंटिकल ने रिमरू का कपड़ा फाड़ दिया था। लेकिन ऊपर का नजारा देखने के बाद रिमरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त उस टेंटिकल में बुरी तरह से फंस चुके थे। यहाँ तक कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चीज है क्या। अब अपने सामने इतने खतरनाक नजारे को देखने के बाद रिमरू एम्बैरेस फील करते हुए कह रहा था, ये तो सरासर शर्मनाक है। जबकि दूसरी तरफ मर्द की टोली अपने मसल्स दिखाने में पीछे नहीं हट रही थी। अब ये देखने के साथ रिमरू उन पर चिल्लाने लगता है। उसके पीछे की तरफ मिलिम को तो उस टेंटिकल ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। अब ये देखने के साथ रिमरू अपने विंड कटर का इस्तेमाल करने के साथ सीधे उस पर अटैक कर देता है, पर उस अटैक के बावजूद भी वो टेंटिकल खुद को हील काफी जल्दी से कर लेता है, जो देखने के बाद रिमरू इस फसाद की जड़ की तरफ ही बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो नीचे की तरफ बढ़ रहा था तो कुछ टेंटिकल उसको पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पर रिमरू स्लाइम फॉर्म में आते के साथ काफी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा था, जहाँ पर वो अपने सामने एक सी क्रिएचर को देखते हुए कह रहा था, तो वो ये है हमारा नया मॉन्स्टर। अरे क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जो सुनकर वो सी क्रिएचर पहले से भी ज्यादा भड़कने के साथ उस पर वो टेंटिकल से अटैक कर देता है और उन टेंटिकल को डॉज करते हुए रिमरू कहता है कि तुम ऊपर सबके लिए चीजें मुसीबत बना रहे हो, क्या तुम रुक सकते हो? और ये काफी रैंडम है, साथ ही साथ ये किसी हमले जैसा नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वह तकलीफ में हो। लेकिन उसे हुआ क्या है? उसी वक्त उसकी नजर एकदम से उसी राइस बोल पर पड़ जाती है जो उसको देखते हुए हंस रहा था। अब ये देखकर रिमरू काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन एकदम से उसकी नजर उस राइस बोल पर पड़ी जिसको आधा किसी ने खा लिया था। इसी वजह से उसको सारी की सारी कहानी अब समझ में आ चुकी थी, यहाँ तक कि वो उस चीज को इमेजिन करते हुए कहने लगा और इसी वजह से वह बेकाबू होकर अटैक करने लगा। तभी हमें ऐसे मॉन्स्टर ज्यादा देखने को नहीं मिलते, जरा रुको मैं तुम्हें अभी क्या भी ठीक कर देता हूँ। ये सब कहते हुए वो काफी तेजी से उसी की तरफ जाने लगता है। ऊपर की तरफ वो टेंटिकल उसके एकदम करीब आकर रुक चुका था। अब ये देखने के साथ उनको समझ में आ जाता है कि ये कारनामा रिमरू सामा का है, जबकि नीचे की तरफ रिमरू काफी सारे हीलिंग पोशन उसकी तरफ फेंके जा रहा था ताकि वो पहले जैसा नॉर्मल हो सके। और वहाँ पर ऐसा होता भी है, यहाँ तक कि वहाँ पर काफी सारे टेंटिकल रिमरू के करीब आकर रुक चुके थे। जो सब देखने के साथ रिमरू का कहना है, क्या ये मुझे ही ढूंढ रहा है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? चलो ठीक है, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। और मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम मैजिक सेंस है। लेकिन रिमरू उसके दर्द को फील करते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसी जगह पर बिल्कुल अकेले रहना और ऊपर से पूरी तरह से अंधा भी होना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। शुरू में मैं भी बिल्कुल वैसा ही था, वह और मैं हम दोनों ही अकेले थे, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक स्लाइम था और मैं एक विशाल ड्रैगन, हम दोनों दोस्त बन गए। तब से लेकर अब तक मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं रहा और मैंने दूसरों के लिए काफी सारे काम किए, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं काफी आसानी से अकेला फील करने लगता था। जो सब कहने के बाद उसने उसके मैजिक सेंस को ओपन कर दिया था, यहाँ तक कि वो उससे कहता कि क्या तुम्हें अब दिखाई दे रहा है? तो ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। पर वो इस बात से खुश नहीं दिख रहा था, जो देखकर रिमरू कहता है, क्या तुम इतने अकेले हो? बिल्कुल उस ड्रैगन की तरह जिसे मैं जानता हूँ। वैसे मैं यहाँ पर रेत के टीले पर उगे सरासा को लेने आया था, तो मैं जाकर उन्हें इकट्ठा कर लेता हूँ और मैं तुमसे मिलने जल्दी ही वापस आऊंगा, इसलिए अकेला फील मत करना, ठीक है? फिर हम ऊपर की तरफ आते हैं जहाँ पर रिमरू उसी क्रिएचर के साथ ही ऊपर आ चुका था, यहाँ तक कि वो लोगों से माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया और मैं उस मॉन्स्टर से बात कर रहा था, इसलिए मुझे काफी ज्यादा देर हो गई। लेकिन वो अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा एम्बेरस हो चुका था, क्योंकि उन सबके कपड़े फट चुके थे, लेकिन उन लोगों का फ्लैक्स मारना अभी तक खत्म नहीं हो रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने लड़कियों की तरह पोज मार रखा था। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ शियोन खुद को तैयार करते हुए अपने ब्लेड को बाहर की तरफ निकालने के साथ कहती है, ग्रेट रिमरू साइड खड़े हो जाओ क्योंकि मैं इस मॉन्स्टर को जान से मारने जा रही हूँ। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर रिमरू हैरान होते हुए कहता है कि रुको रुको रुको, इसकी एक वजह है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिमरू ने सब कुछ उनको बता दिया था, साथ ही वो उन सभी से कहा और उसने कुछ देर के लिए अपना कंट्रोल खो दिया। बस इतनी सी बात है और मेरी खातिर इसे बस थोड़ी सी ढील दे दो, ठीक है। सब कुछ जानने के बाद शियोन उससे सवाल करती है, मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बेकाबू कैसे हो गया था। अब इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए रिमरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दूसरी तरफ से उसी राइस बोल के हंसने की आवाज आने लगी, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो अपने विंड ब्लेड का इस्तेमाल करने के साथ उस राइस बोल के चीथड़े चीथड़े कर दिए। अब ये देखकर शियोन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन रिमरू बातों को घुमाते हुए कहता है कि जिस रेत पर हम खड़े हैं क्या ये काफी चिकनी नहीं लग रही और ये काफी स्मूथ दिख रही है, यहाँ तक कि ये सरासा है। तभी ग्रेट सेज उसको बताती है कि यह एक ऐसी रेत है जिसने भारी मात्रा में पानी सोख लिया है और इस मॉन्स्टर के म्यूकस से ये रिफाइन हुआ है। जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू अपने मन में कहता है कि तो मैं सही था, ये रेत जरूर उस आदमी ने बनाई होगी जो यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो चलो ठीक है, ये सारी की सारी रेत हम ले लेते हैं। उसकी इस बात का जवाब देते हुए शियोन बताती है कि लेकिन जो हम बैग लाए हैं वे सारे के सारे रेत नहीं ले जा पाएंगे। ये बात सुनकर रिमरू कहता है कि ये सब एक ही बार में ले जाना जरूरी नहीं है और वैसे भी इसे लेने के लिए हम यहाँ पर आते रहेंगे। फिर वो अपने मन में कहने लगा, बेशक मैं ये अपने पेट में डाल सकता था, लेकिन मैंने इस आदमी से वादा किया था, मैंने कहा था कि मैं आकर मिलूंगा। तो आप लोग समझ ही सकते हो उसी क्रिएचर को रिमरू बार बार आदमी कहे जा रहा है। इसी के साथ यहाँ से कट होकर उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर उन्हीं दोनों का ड्रामा फिर से चालू हो चुका था। इसका सीधा मतलब यह है कि रिमरू ने जितने भी मेहनत की है वो सब बेकार गई। साथ ही साथ शियोन उसको खींचते हुए कह रही थी, मैंने दिन भर के थकान दूर करने के लिए एक स्टेमिना बढ़ाने वाली डिश बनाई है। जिस बात का जवाब देते हुए सुना इरिटेट होते हुए कह रही थी, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी कभार रिमरू सामो को मेरे हाथ द्वारा बनाया गया खाना भी चखना चाहिए। तभी रिमरू उससे सवाल करता है, क्या तुमने क्वेश्चन का काम पूरा कर लिया है? जिस पर एग्री करते हुए सुना बताने लगी, हाँ उसका काम पूरा हो गया है और हम उन्हें घर ले जाएंगे और बड़े प्यार से उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ खड़ा बेनीमारू इस नजारे को देखते हुए कह रहा था, मुझे लगता है कि वैसे इस चीज का मुकाबला नहीं कर पाया। साथ ही साथ शियोन रिमरू का कचुम्बर बनाते हुए कह रहे थे, आपकी देखभाल करना मेरे कर्तव्य का एक जरूरी हिस्सा है ग्रेट रिमरू। पर सुना भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अब ये देखने के साथ रिमरू हार मानते हुए कहता कि अरे छोड़ो भी, जो मन में है वो करो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।